कुछ दिल हल्का हुआ ही था कि ये आ गए मोदी साहब। एक खाई से निकले और दूसरी खाई हमारे आंखों के सामने खुल गई। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और इस बार जो हुआ है तो इंदिरा गांधी नहीं कर पाई वो है इंस्टीट्यूशंस को टोटली जहरीला बना दिया। सबऑर्डिनेट कलेक्टर्स, आईएएस सर्विसेज, आईपीएस सर्विसेज, पंचायती राज, कोई ऐसी संस्था नहीं है, नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन ऑफ चिल्ड्रन, ऑफ विमेन, ऐसी कोई संस्था नहीं है जिसको इन्होंने एक जहरीला सांप ना बना दिया हो, जो अकलियतों को काटने के लिए आज इधर दौड़ा देते हैं, कर उधर। आप उसको जहरीला सांप कहिए या जहरीला कुत्ता कहिए, मगर है वो काटने वाली चीज। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कुछ जानकार लोगों से कराते हैं और कुछ जो बड़ी खबरें, अहम खबरें हैं देश की, उस पर चर्चा करते हैं। इस वक्त देश किस तरफ जा रहा है वो हम आप सभी महसूस भी कर रहे हैं। कुछ लोग जो बोलने वाले हैं वो बोल रहे हैं, कुछ लोग खामोश हैं सब कुछ देखते हुए, चूंकि खामोश किया भी जा रहा है। अभी हाल ही में आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने मुसलमानों से मुलाकात के बारे में बात की थी और वो बड़ी पॉजिटिव सी बात लग रही थी बज़ाहिर। लेकिन अब उसके फौरन बाद एक वाकया हुआ है। दिल्ली के, वेस्ट दिल्ली के एमपी प्रवेश वर्मा, जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन्होंने एक खास तरीके से, नाम तो नहीं लिया उन्होंने मुसलमानों का, लेकिन हां एक ऐसी भीड़, ऐसी सभा में थे जहां नंद नगरी में एक मनीष नाम के किसी शख्स की मौत हुई है, मारा गया है, और उसमें 4 मुसलमानों को आरोपी बताया जा रहा है। उस जनसभा में उन्होंने कहा कि इन लोगों से अगर आपको जान छुड़ानी है, आजाद होना है, तो पूरी तरह से कंप्लीट बॉयकॉट करना होगा, इनकी दुकानों से सामान खरीदना बंद करना होगा, इन्हें मजदूरी देना बंद करना होगा। तो ये नफरत का एक स्टेज और आगे महसूस हो रहा है। इसके अलावा इससे पहले भी अनुराग ठाकुर कह चुके हैं, दिल्ली दंगों से पहले उसमें भी उन्होंने गोली मारो वाली बात कही थी। और अभी हाल ही में गुजरात में 4 लड़कों का खंबे से बांध करके पुलिस ने पिटाई की है, वो भी मुसलमान थे। इन सारे इश्यूज पर देश में क्या कुछ हो रहा है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं जनाब जॉन दयाल साहब, जो 50 साल से ज्यादा जर्नलिज्म को हो गए। वो एक लंबा अरसा अंग्रेजी के मेन स्ट्रीम मीडिया में काम किया। इसके अलावा ऑल इंडिया कैथोलिक यूनियन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, स्पोक्समैन हैं और नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के मेंबर रहे हैं। एक लंबा अरसा है देश को देखते हुए, आजादी के बाद के हालात और अब तक जो तब्दीलियां हैं वो आपके सामने हैं। इससे पहले कि जॉन दयाल साहब से बात शुरू की जाए, प्रवेश वर्मा ने क्या कुछ कहा है दिलशाद गार्डन की रैली में, वो जरा सुन लीजिए। जहां जहां ये आपको दिखाई दे, मैं कहता हूं अगर इनका दिमाग ठीक करना है, इनकी तबीयत ठीक करनी है, तो एक ही इलाज है, वो है संपूर्ण बहिष्कार। आप इस बात से सहमत हो? हाथ खड़ा करके बोलो सहमत हो, और मेरे साथ बोलो, हम इनका संपूर्ण बहिष्कार करेंगे। हम इनके दुकान, रेडियो से कोई सामान नहीं खरीदेंगे, हम इनको कोई मजदूरी नहीं देंगे। आप एक काम कर लेना बस, ये इनका इलाज है। तो आज इतनी संख्या में आप आए हैं, पानी के अंदर बैठे हैं, मुझे जॉन दयाल साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि आप जिस तेजी से नफरत को आगे बढ़ाया जा रहा है, 2024 का इलेक्शन सामने है, इसमें नफरत की कौन सी स्टेज है, कहां तक हम पहुंच गए, आगे देश को कहां ले जाना चाहते हैं, आप क्या महसूस करते हैं? मेरा ख्याल है भूसा जमा हो गया है, उसके ऊपर तेल छिड़का जा रहा है, माचिस खरीद ली गई है, क्योंकि ये
पहली बारी तो है नहीं, और ना ही मुसलमान पहले इंसान है या पहली कौम है, आप कह सकते हैं, जिनके खिलाफ बात हो रही है। तो मास मर्डर, जीनोसाइड की जो स्टेप्स हैं हम पहले देख चुके हैं, और इसी वास्ते आज जब देखते हैं तो थोड़ा सा डराते हैं, थोड़ा सा डरते हैं, क्योंकि सरदार हिंदुस्तान में सिर्फ 2% है। मुसलमान आप कह सकते हो 15 से 20 के बीच में कहीं पर है, और ज्यादा तादाद है। उनके खिलाफ कुछ भी होता है और कुछ खराब होता है, कुछ अपशकुन होता है, तो उसका नतीजा बहुत खराब हो सकता है। उसकी तादाद बहुत खराब हो सकती है, उसकी गिनती सैकड़ों में नहीं, हजारों में नहीं, लाखों में आ सकती है। हर जगह है, सिर्फ पंजाब में तो है नहीं। और ये जैसे ही हम हिंदुस्तान को देखते हैं और इन गिनतियों को याद करते हैं तो कलेजा एक तरीके से मुंह में आ जाता है। बहुत खतरनाक बात। और इंटरनेशनली भी कह चुके हैं कि 10 में से 8 स्टेज जीनोसाइड की पार हो चुकी हैं, और मेरा ख्याल है कल आप मान सकते हैं कि नवी स्टेट भी आ गई, क्योंकि जैसे आपने जिक्र किया और लोग उसको भूले नहीं है, पुलिस वाले जब कर रहे हैं। मंत्री को तो आप कह सकते थे कि उसने प्राइवेट जगह पे बोला था, मंत्री नहीं था। हालांकि इतना गवार मंत्री जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी है, ऐसी बदतमीजी से और उस सड़कीली भाषा पे बोलेगा, किसी को उम्मीद नहीं थी। कोई सड़क छाप बोल देता था। तो ये जो बोला गया है दिल्ली में, और जो पिटाई की गई है गुजरात में पुलिस वालों से, पुलिस वालों के जरिए चौराहे पर बांध कर, उससे तो लगता है कि नवी स्टेज से अब थोड़ा सा आगे हम और बढ़ चुके हैं। और एक बात और कहना, और आज तक, अभी तक 1 घंटे बीत चुके हैं, 1 दिन भी बीत चुके हैं, आप कह सकते हैं। कोई सरकारी मुलाजिम ने, किसी मंत्री ने, प्रधानमंत्री के दफ्तर ने, किसी ने अभी तक उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं। तो एक कारण नहीं है, ये कहानी है कि हमने, एसपी ने कहा नहीं है कि हमने उस थानेदार को या जो भी था मुलाजिम, उसको हमने सस्पेंड कर दिया है, इंक्वायरी कर रहे हैं। इसके ऊपर कोई खुलासे से टीवी पे और जगह बात नहीं आई है। कहीं आई भी होगी तो चुपचाप दबा दी गई होगी। अच्छा, जॉन दयाल साहब, आपको एक लंबा अरसा हो गया देखते हुए, आरएसएस की एक्टिविटीज भी आपके सामने हैं, और वो धर्मनिरपेक्ष सेकुलर भारत जिसकी पहचान पूरी दुनिया में होती थी, और हमें फख्र भी होता था। बाकायदा दूसरे मुल्कों में जाकर के कभी कभी पाकिस्तानियों से बहस होती थी, हम बाकायदा ये कहते थे कि नहीं, हमारा भारत है और हम भारत में अपने हक हासिल कर सकते हैं, कानून हमारे साथ है, कानून है। अब शायद हम वो नहीं कह सकते विदेशों में जाकर के कि हमारे पास हुकूक हैं और हम भी इंसानों की तरह से जी सकते हैं। ये स्टेज यहां तक पहुंच गई, और मोहन भागवत जी अभी कह रहे हैं कि हम मुसलमानों से मिले हैं और हमें मिलते रहना चाहिए, परिवारों में आना जाना चाहिए, खाना पीना चाहिए। ये 2 किस्म का जो 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 नजर आ रहा है, जो डेवलपमेंट्स, इसको थोड़ा सा और अगर आप इलेबोरेट कर सकें कि इसमें क्या मकसद हो सकता है। अंग्रेजी में कहते हैं ही स्पीक्स विद अ फोक्ड टंग। उनकी जुबान कटी हुई है, बीच में से चिरी हुई, तो बातें एक ही जुबान से कर देते हैं। ज्यादातर ये जो मुहावरा है ईसाइयों में इब्लिस के लिए बोला जाता है। ज्यादातर इसके वो उसके जिक्र में आता है कि वो ऐसी जुबान से बोलते हैं, कभी लगती है मीठी और कभी जो है वो कड़वी जहरीली, वो तो है ही। अगर ये बोल रहे हैं और तब भी जो हो रहा है ग्राउंड में हो रहा है, अगर भागवत बोल रहे हैं और पुलिस वाला पिटाई कर रहा है, अगर भागवत बोल रहे हैं और परवेश जो जहर उगल रहा है वो उगल रहा है, तो 2 बातें सामने आती है। या तो ये है कि मोहन भागवत की अब कोई सुन नहीं रहा है, या फिर जानबूझ के इसको जहां तक टेंशन जा सकता है वहां तक जा रहा है। तीसरी भी एक बात है, वो खुलेआम करनी नहीं चाहिए, क्या मोहन भागवत में और मोदी में आपस में कोई तकरार है, कोई दरार आ रही है? ये भी एक है, इसको किसी और वक्त शायद जिक्र कर लेंगे, वो भी हो सकता है। क्योंकि अगर ये कहे जा रहे हैं, 5 मुसलमानों से बात की और मेरे 5 के 5 दोस्त हैं, बहुत शरीफ इंसान, बड़े ही ज़हीन इंसान हैं, बहुत ही ऊंचे पदों पे रह सके हैं,
एक तो डेप्यूटी चीफ थे आर्मी स्टाफ के, उस ओहदे पे बहुत कम मुसलमान पहुंचते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल थे और उस परिवार से थे जहाँ पे नसरुद्दीन शाह थे, उसके बड़े भाई थे। अब बाकी सब कोई गवर्नर रह चुका है, सब आईएएस के अफसर थे। और एक थे जो जिनके पिता ने अखबार रवीज थे और हिंदुस्तान में उर्दू जबान में एक बहुत ही अहम अखबार जारी किया था, और खुद भी बहुत। तो ये तो थे एक तरीके से क्रीम थे मुस्लिम समाज की। उनसे बात की और उन्होंने जब बाद में इन पांचों ने अपने अपने खत लिखे हम लोगों के साथ, उसमें सबों ने कहा कि भागवत साहब अपने आप को एक तख्त से, जैसे तख्त पे बैठे हुए हो, वहां से बोल रहा है। तो पता है कि हम कंट्रोल में हैं, हमारे लोग कंट्रोल में हैं, और हम जो कहेंगे लोगों को सुनना पड़ेगा। तो उस ऊंची जगह से जब आप हमको सुन रहे हैं, तो हम तो आपके बंदे हो गए, दास हो गए। तो बाद में लोगों ने बात की है। तो अगर इस तरीके से मुसलमानों से बात करनी है या ईसाइयों से बात करनी है, क्योंकि उन्होंने ईसाइयों के बारे में भी उड़ता सा जिक्र किया, तो ये तो कोई बात हुई नहीं। हमसे अगर बात करनी है तो सतह पे आके बराबर से बात करनी है, हमको सवाल उठाने का मौका देना है। हम भी कुछ सवाल पूछते हैं आपसे कि अगर आप सच है तो आपकी कोई क्यों नहीं सुन रहा है? अगर आप ठीक हैं और आप कह रहे हैं कि यहाँ पे देश में कानून का राज होगा, जो बहुत अच्छी बात है आप कह रहे हैं, तो ये बताइए एक ऑल्टरनेट कॉन्स्टिट्यूशन क्यों लिखी जा रही है जिसमें साफ लिखा जा रहा है कि मुसलमान को और ईसाई को कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं होगा, उनको वोटिंग नहीं होगी, उनको शायद जमीन ना खरीद पाए, उनको उनके पास कोई मिल्कियत नहीं रहेगी किसी भी किस्म की, जैसे अंग्रेजों के जमाने में शायद किसी के लिए होता था। तो जमाना नहीं है ना कि सिर्फ करोड़पति वोट दे पाएंगे, बाकी नहीं। और ये जो कुल मिला के 20% जनता है मुसलमान और ईसाइयों की, हम कोई जायदाद में आए हैं क्या? यही की पैदाइश है हम। तो कहाँ पे आप लिख के बोल रहे हो कि आपके हकूक नहीं है, और आप दूसरी जगह हमको लेक्चर दे रहे हो कि रूल ऑफ लॉ रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, तो हम किसको सच माने? जो कागज हमको दिख रहा है या आपकी जुबान? अच्छा जॉन दयाल साहब, आपने दुनिया की तारीख पढ़ी होगी, बहुत से मुल्कों में डिक्टेटरशिप आते हुए भी देखा होगा, वो एक्सपीरियंसेस भी आपने जरूर कहीं ना कहीं से शेयर किए होंगे या देखा होगा, पढ़ा होगा जरूर। ऐसा एक अंदाजा है, एक असेसमेंट है कि शायद हम डेमोक्रेसी से तानाशाही की तरफ बदलता हुआ भारत देख रहे हैं। आप इस बात को किस हद तक ठीक समझते हैं? आपका क्या राय है? क्योंकि मैंने दुनिया में कई डिक्टेटरशिप्स में जाके अंदर से देखा है उनको। डिक्टेटरशिप्स रहते हुए देशों में, यूरोप में, अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, साउथ ईस्ट एशिया में सफर किया है। और 53 साल छोटे नहीं होते सब जगह। और एक बात हमने देखी है, डिक्टेटरशिप्स जाती है, खत्म हो जाती है, तहस नहस हो जाती है, डिक्टेटर का नामो निशान नहीं बनता, चाहे वो कहीं पे भी हो, चाहे वो वेस्ट एशिया में हो या लैटिन अमेरिका में हो या साउथ ईस्ट एशिया में हो। तो वो देखा है, हिंदुस्तान में भी देखा है। ये बात तो नहीं है, इंदिरा गांधी आई थी, इमरजेंसी लाई थी, इमरजेंसी में सत्ता उनके पास थी, मगर सड़क का कानून बड़े घटिया किस्म के लोगों को पता, जो नरसंहार कर रहे थे, जो आदमियों को और औरतों को स्टेरिलाइज कर रहे थे, मकानों पे बुलडोजर पड़ रहे थे, जवान लोगों को जेल में डाल रहे थे, कानून ला रहे थे, पोटा वगैरह जैसे और भी जो उन दिनों के कानून थे। फॉरेन जो आता है, लोन्स आते हैं, डोनेशन आती है, चैरिटेबल फंड्स आते हैं, उसके ऊपर FCRA लगा रहे थे, वो भी देखा है। वो 2.5 साल भी कोई कम नहीं थे। और उसके पहले और उसके बाद सरदारों के साथ क्या हुआ, ये सब एक, अगर आप एक ही कड़ी में देखेंगे तो डिक्टेटरशिप्स आती हैं और जाती है ये, उससे भी हमको सबक लेना चाहिए। और जो हमारे ऊपर हुक्मबाज आज हुक्म कर रहे हैं, उनको भी उससे कुछ इबरत लेनी चाहिए। ये कोई परमानेंट नहीं है। जो हाकिम है उसको भी, और जो हाकिम की शय कर रहा है उसको, उसके आगे हाथ करके कर रहा जा रहा है, उसके जय जयकार, उनको भी उससे कुछ थोड़ा सा सीखना चाहिए। अच्छा जॉन दयाल साहब, एक चीज और बहुत महसूस की जा रही है कि जिस तरह से, ये बात आपकी बिल्कुल अपनी जगह है कि डिक्टेटरशिप जाती भी है, लेकिन अब लोगों में डर इसलिए और बढ़ रहा है कि
डेमोक्रेसी में वोटिंग, और वोटिंग हो रही है ईवीएम के जरिए, और ईवीएम पर बहुत से ऐसे सबूत सामने आ चुके हैं जिसमें ये शक तकरीबन यकीन के नजदीक है कि उसमें गड़बड़ी कर ली जाती है। और यकीन की हद तक इसलिए मैं बात कह रहा हूं कि इस बार जो 4 असेंबली इलेक्शन हुए उसमें उत्तर प्रदेश कम से कम ऐसा सूबा है जहां लोगों ने गांव के बाहर बोर्ड लगा रखे थे कि यहां बीजेपी वाले की एंट्री नहीं है, और वहां भरपूर जीत करके आए हैं। ऐसी हालत में डेमोक्रेसी सही से चल पाएगी? ऐसी हालत में क्या वाकई तब्दीली की उम्मीद की जा सकती है? हिंदुस्तान के जितने भी दानिशमंद साइंटिस्ट हैं, सबों ने एक पब्लिक कमीशन ऑफ इंक्वायरी ईवीएम के खिलाफ बना था। उसमें लिख कर कहा है कि ईवीएम जैसी मशीन को तोड़ा जा सकता है, उसके अंदर आप फोन करा सकते हैं। कर जा रहा है ये नहीं कहा, मगर उसको कर सकते हैं। और जो आप कह रहे हैं कि उसमें जो पेपर आएगा उसके बाद तो और भी करा सकते हैं, क्योंकि उसका मतलब है कि पेपर लाने के लिए आप उसके साथ एक कंप्यूटर भी जोड़ रहे हो। और जहां कंप्यूटर जोड़ा, जहां पर आपने कहा कि वाईफाई से जुड़ जाएगा, तो वहां तो बेड़ा गर्क हो ही जाएगा। मगर मैं उसके ऊपर बात नहीं करना मानता, क्योंकि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कुछ प्रांतों में जानबूझकर करेक्ट वोटिंग होने दें, और कई जगह जहां पे उनको जरूरत है वहां पे ऑपोजिशन का एकदम 0% आ जाए। ये दोनों चीजें पॉसिबल। मेरे को जो खतरा है वो अगली बार भाजपा जीतेगा उससे नहीं है, क्योंकि आपने शुरू में जो बात की डिक्टेटरशिप की, और उस पर शायद हमको थोड़ा सा 5 मिनट और लगाने चाहिए थे। डिक्टेटरशिप में जो बात होती है कि स्टेट एजेंसीज, इंस्टीट्यूशंस, उनका तहस नहस हो जाता है। लोग तो मर जाएंगे, लोग तो बुढ़े हो जाएंगे, लोग तो चले जाएंगे। इंस्टीट्यूशंस के ऊपर जो घाव होता है उसको भरने में बहुत टाइम लगता है। दिल पर और दिमाग पे जो जहर बुगला जाता है उसको जाने में कम से कम 1 जनरेशन, और पूरी तरह जाने में कम से कम 2 जनरेशन लगते हैं। इंदिरा गांधी के बाद भी इमरजेंसी का 75 का, और उसके बाद सरदार वाला कांड, उसको जाने में 2 जनरेशन लगी। अभी जब हम उससे उभरे ही थे, कुछ दिल हल्का हुआ ही था कि ये आ गए, मोदी साहब आ गए। एक खाई से निकले और दूसरी खाई हमारे आंखों के सामने खुल गई। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और इस बार जो हुआ है, तो इंदिरा गांधी नहीं कर पाई, वो है कि इंस्टीट्यूशंस को टोटली जहरीला बना दिया। सबऑर्डिनेट कलेक्टर्स, आईएएस सर्विसेज, आईपीएस सर्विसेज, पंचायती राज, कोई ऐसी संस्था नहीं है, नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन ऑफ चिल्ड्रन, ऑफ विमेन, ऐसी कोई संस्था नहीं है जिसको इन्होंने एक जहरीला सांप ना बना दिया हो, जो अकलियतों को काटने के लिए आज इधर दौड़ा देते हैं, कल उधर। आप उसको जहरीला सांप कहिए या जहरीला कुत्ता कहिए, मगर है वो काटने वाली चीजें। और उनको साधने के लिए, आईएएस अफसर को दोबारा इंसान बनाने के लिए, जब तो रिटायर नहीं हो जाएगा या कहीं और उसकी पोस्टिंग नहीं करके नहीं कर पाएगा। पुलिस वाला जो सोच रहा है कि उसके बाप का राज है, जो मुसलमान मिले उसकी पिटाई कर दो, जो ईसाई मिले उसकी पिटाई कर दो, जो दलित मिले उसकी पिटाई कर दो, जो ट्राइबल मिले उसकी बीवी को लेके जिना कर दो, उसको फिर आदमी बनाने में, अफसर बनाने में बहुत मेहनत लगेगी, बहुत खर्चा आएगा। बहुत बड़े अच्छे किस्म के जहीन लोग, ताकतवर लोग चाहिए होंगे जो ये रिफॉर्म्स दोबारा ला पाए। वो हमको बड़ा खतरा, और उससे बड़ा खतरा शायद और आम जनता का दिल पॉइजन कर रहे हैं। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, और जिसके ऊपर मैंने पिछले, आप कह सकते हो 5 साल से मैं काम कर रहा हूँ, मुसलमान जहीनों के साथ भी काम किया, ईसाइयों के साथ भी, और बहुत गहराई में गए। उससे ज्यादा कोई खराब चीज आई नहीं है, जो कि अगली कम से कम 2 जनरेशन में, तो अगर ये हार भी जाएंगे तो नई सरकार आएगी, फिर एजुकेशन पॉलिसी, तो 15-20 साल तो चले गए पड़े। एजुकेशन पॉलिसी जो खतरे आएंगे उसको ठीक करने में कितना टाइम लगेगा पता नहीं है। तो टोटलिटी में अगर देखेंगे तो हिंदुस्तान का दिमाग, उसका दिल, दोनों कितने जहरीले बना दिए गए हैं, वो हमारे को सबसे बड़ा खतरा दिख रहा है। और हम कोई नहीं, अपने लिए नहीं, दुनिया के लिए हमको खतरा दिख रहा है। आपने अभी देखा हिंदुस्तान का भड़ास, हिंदुस्तान में आपस का टकराव, कहाँ दूर इंग्लैंड में, कहाँ दूर अमेरिका में भड़क पड़ रहा है।
जॉन दयाल साहब, एक खास जो बात समझना चाहता हूं मैं वो ये कि आमतौर पर जो सही, अच्छे, पॉजिटिव जहन के लोग हैं, चाहे वो हिंदू हों या माइनॉरिटीज के लोग हों, वो क्या कुछ कर सकते हैं इसको करेक्ट करने के लिए? वो एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज, अपोजिशन के बारे में तो ये कहा जाने लगा और ये नैरेटिव बन गया या बना दिया गया कि वो तो बहुत कमजोर हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे, वो भी सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ चले गए। किस तरह से वापस ट्रैक पर लाया जा सकता है? जो अच्छे लोग हैं, जो वाकई देश के लिए चिंता करने वाले लोग हैं, वो क्या कर सकते मैं भी आपकी तरह, मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चों के बच्चे हैं। हमारा हिंदुस्तान में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है अपनी जनरेशन का, तो हम तो अच्छाइयाँ ढूंढेंगे। तो मेरा ख्याल है अभी भी हिंदुस्तान का कॉमन मैन, चाहे वो हिंदू हो या सरदार हो या बुद्धिस्ट हो या फिर ईसाई और मुसलमान हो, अभी भी अच्छा है, अभी भी अपने पड़ोसी से प्यार करता है, अभी भी अपने पड़ोसी को जब ये दंगा फसाद होते हैं बचाता है। कई जगह कई बदमाश पड़ोसी को ही मारते हैं, पर ज्यादातर पड़ोसी बचाने की कोशिश करते हैं। जो पॉइजनिंग हो चुकी है, जो एजुकेशन हो रही है, उससे वो भी डरे हुए हैं, वो भी डरे हुए हैं, वो भी सताए हुए हैं। और अगर कोई समाज के ऊपर शासन का ये अंकुश हटेगा तो जैसे ही मौका मिलेगा एकदम फिर बात खिलेंगे, इस बात को तो मेरे को कहती है। मगर उसके लिए हम लोगों को काम करना है। कई पार्टी से यहाँ पे मंदिर बना देंगे, वहां पे मंदिर के लिए ट्रेन बना देंगे, वहां पर मंदिर जाने के लिए फ्री शिप दे देंगे। अगर ये आप भाषा बोलते रहेंगे तो हम क्या समझेंगे इस? आप में और आरएसएस में क्या फर्क है, आप में और भाजपा में क्या फर्क है? मगर लेफ्ट है अपने साथ, और मेरा ख्याल है कुछ हद तक अब जो यात्रा हो रही है उससे लगता है कि कांग्रेस ने भी कुछ सबक सीखे हैं और शायद शायद ठीक जगह जाने के लिए ठीक मोड़ ले रही है। तो कुछ हद तक एक मान सकते हैं कि तो शिफ्ट है ऑपोजिशन पॉलिटिक्स में। सब देहांत हो गया, उसके लिए हम सबको शौक है। हालांकि वो एक्टिव पॉलिटिक्स में पिछले 10 साल तक नहीं थे, मगर एक जमाना था उन्होंने भी मुसलमानों को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लाने के लिए बहुत काम किया और उनका वो काम भुलाया नहीं जा सकता। हालांकि एक बार उन्होंने भाजपा से भी हाथ मिलाया और शायद लालू प्रसाद यादव की तरह उनकी तारीफ ना हो, मगर कुछ कम तारीफ भी कर लेती है, उसको ध्यान में रखना है। तो उनके जाने के बाद उनके पार्टी में शायद एक और उनकी याद में आप कह सकते हो, या जो प्रॉब्लम्स थे वो कम हो जाएं और शायद यूपी में भी ऑपोजिशन पार्टीज दोबारा जगे। पता नहीं दलित पार्टीज जगती हैं या नहीं जगती है, मगर मेरा ख्याल है कि आप कह सकते हो कल से ही नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिक्स में कुछ फर्क आएगा, ऐसा मेरा मानना है। साउथ इंडिया में फर्क आ रहा है, केसीआर तेलंगाना में है, बाकी जगह लोग मोदी से डरे हुए हैं, ईडी से डरे हुए हैं, या अपनी मिल्कियत कांग्रेस से बचाने के लिए भाजपा के साथ है। मगर दक्षिण भारत की राजनीति में भी स्टैलिन को आपने देख लिया, केरला आपने देख लिया, फर्क आ रहा है। और मेरा ख्याल है जब जैसे समुद्र में जब आता है ज्वार भाटा, तो जब वो शुरू होगा तो लहर काफी ऊंची, ऐसा मेरा ख्याल है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जॉन दयाल साहब, आपने हमें वक्त दिया। आप, उम्मीद है आपको बेहतर वक्त आएगा। हमें भी सभी को उम्मीद करनी चाहिए और काम भी करना चाहिए। सिर्फ देखना, सिर्फ खामोश बैठना शायद वक्त की जरूरत नहीं है। वक्त की जरूरत बोलते रहने की है। कम से कम जब तक भी गुंजाइश है बोलते रहें। हो सकता है इसी से कुछ नई नस्लें, कुछ बेहतर लोग पैदा हो सके। आखिर में कुछ आप शायद कुछ कहना चाहते मैं यही कहना मान रहा था कि बोलना तो है, हैं? डरना बिल्कुल नहीं। जो डर है वो मर गया। और आज हमको खड़े होके बोलना है, और अगर शब्द नहीं है तब भी खड़े होना है उन लोगों के साथ जो बोल रहे हैं, तब पता जी लगेगा कि कारवां कहाँ जा रहा है। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जॉन दयाल साहब। आपसे हमने बहुत सी चीजों पर बात की, खासतौर पर जो नफरत की सियासत इतनी तेजी से बढ़ी है। आपने डिक्टेटरशिप के बारे में भी तजर्बात
शेयर किए और आपने ये भी कहा कि डिक्टेटरशिप जाती है, कोई नहीं रह पाता। दुनिया के बहुत से मुल्कों में आपने देखा है, हमें यहां भी उम्मीद करनी चाहिए कि बेहतर वक्त आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।